स्वावलंबी अर्थव्यवस्था व ग्रामोत्थान संबंधी 7 दिवसीय विशिष्ट प्रशिक्षण सत्र। अवधि प्रतिमाह 10 से 16 एवं 29 से 4 या 5 तारीख में। प्रथम दिवस 9 से 10 रचनात्मक प्रकोष्ठ में प्रतिभागियों का पंजीयन। 10:30 से 1 सत्र उद्घाटन, दीप प्रज्वलन, परिचयात्मक उद्बोधन। 1 से 2 मध्याह्न अवकाश। 2 से 4:30 स्वावलंबी ग्राम्य विकास आदर्श गांव योजना, उसका उद्देश्य व स्वरूप, आदर्श गांव योजना में किए जाने वाले कार्यों का परिचय, आदर्श गांव योजना की सामयिक समीक्षा, मासिक प्रगति रिपोर्ट, शक्तिपीठों से रचनात्मक प्रशिक्षण व उसकी विधि व्यवस्था। 6:30 से 8 सायं गांव सेवा का मूल मंत्र व लोक सेवी का आचरण। द्वितीय दिवस 7 से 8:30 आदर्श ग्राम योजना पर प्रस्तुतिकरण व प्रश्नोत्तरी। 10:30 से 12 ग्रामीण बेरोजगारी व गरीबी निवारण, वर्तमान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिवेश में स्वयं सहायता संस्कृति की आवश्यकता एवं गरीबी निवारण में उसकी भूमिका, स्वयं सहायता समूह एवं स्वयं सहायता बचत समूह की अवधारणा व उसकी आवश्यकता, समूह गठन के मूलभूत सिद्धांत। 12 से 1 व्यवसाय आधारित स्वयं सहायता बचत समूहों का गठन, समूह गठन के उद्देश्य एवं आधार। 1 से 2 मध्याह्न अवकाश। 2 से 3 समूह की नियमावली एवं आचार संहिता, समूह द्वारा चलाई जाने वाली गतिविधियां। 3 से 4:30 स्वयं सहायता बचत समूह द्वारा लेखा जोखा, अभिलेखों का रख रखाव। 6:30 से 8 सायं स्वयं सहायता समूहों का प्राथमिक सशक्तिकरण व बैंकों से संबंधीकरण, आदर्श गांव योजना, उसका उद्देश्य व स्वरूप, बैंक संबंधीकरण एवं उसके आधार, प्राथमिक सशक्तिकरण की समीक्षा के चेक बिंदु, संबद्धता संबंधी नाबार्ड के विधिक प्रपत्रों, समूहों के स्थलीय निरीक्षण हेतु प्रपत्र का भरा जाना। तृतीय दिवस 7 से 8:30 प्रातः स्वयं सहायता बचत समूह निर्माण पर पारस्परिक परिचर्या प्रश्नोत्तरी के रूप में। 10:30 से 1 स्वावलंबन हेतु समूहों द्वारा संचालित कुटीर उद्योग, उद्यान चयन, गांवों में समूह द्वारा चलाए जाने वाले कुटीर उद्योगों का सहज, सरल व सुगम रूप देने के लिए उद्योग चयन हेतु ग्रामीण संसाधनों का विश्लेषण एवं उस पर आधारित उद्योगों का वर्गीकरण। 1 से 2 मध्याह्न अवकाश। 2 से 3 कुटीर उद्योगों की खपत, विपणन व्यवस्था, स्थानीय खपत मुख्य आधार बने। खपत के अनुसार उत्पादन व उत्पादन के अनुरूप खपत, उत्पादनों की गुणवत्ता, विपणन में शक्तिपीठों की भूमिका, खादी ग्रामोद्योग बोर्ड प्रशिक्षण की व्यवस्था। 3 से 4:30 बेकरी उद्योग का प्रायोगिक प्रशिक्षण, विभिन्न बेकरी उत्पाद बनाने की विधियां जैसे बिस्किट, ब्रेड, केक आदि, इंस्टॉलेशन व आर्थिक पक्ष। 6:30 से 8 स्वयं सहायता बचत समूह पर वीडियो फिल्म उभरती उमंग। चतुर्थ दिवस 7 से 9 प्रातः गौपालन। 10:30 से 1 टिकाऊ व स्वावलंबी खेती की पुनर्स्थापना, टिकाऊ खेती का स्वरूप, प्राकृतिक खेती, जैविक खेती, गोमय गौमूत्र से बनी नड़ैप कंपोस्ट बनाने की विधि, खाद का अर्थशास्त्र, जीवाणु खादों, बायोफर्टिलाइजर का परिचय व प्रयोग। 1 से 2 दोपहर में मध्याह्न अवकाश। 2 से 3:30 दोपहर केंचुआ खाद से प्राकृतिक खेती, वर्मी कंपोस्ट, केंचुआ खाद तैयार करने की विधि, खाद का अर्थशास्त्र। 3:30 से 4:30 स्वावलंबी खेती प्रश्नोत्तरी। 6:30 से 8 सायं ऊर्जा संरक्षण एवं वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का विकास।
पंचम दिवस 7 से 8:30 प्रातः भारत में अलागम पद्धति द्वारा विकास की आवश्यकता क्यों? राष्ट्रीय जलागम परियोजना की अवधारणा व तत्व दर्शन। 10:30 से 11:45 स्वावलंबी व स्थायी जल स्रोत के विकास हेतु ग्रामीणों के लिए वर्षा जल संरक्षण की विधियां। 11:45 से 1 क्षेत्र में हरितिमा संवर्धन व वर्षा जल संरक्षण के लिए मिश्रित पौधशालाओं की स्थापना। मिश्रित पौधशालाओं का उद्देश्य व स्वरूप। स्थापना एवं संचालन विधि। 1 से 2 मध्याह्न अवकाश। गौ की महत्ता व उपयोगिता। स्वास्थ्य के लिए गाय के दूध, गोमय व गौमूत्र की उपयोगिता। टिकाऊ की खेती का आधार गौवंश। विभिन्न कुटीर उद्योगों का आधार गौवंश संरक्षण। 6:30 से 8 सायं गौ से संबंधित वीडियो फिल्म। षष्ठ दिवस 7 से 8:30 प्रातः गौ रक्षा, गौ संवर्धन, गौवंश की वर्तमान स्थिति व उसके दुष्परिणाम। आदर्श गौशालाओं की स्थापना, स्वरूप व उद्देश्य, गौशाला का संचालन, प्रबंधन व संचालित गतिविधियां। स्थापना की प्रारंभिक प्रक्रिया। 10:30 से 1 प्रातः महत्वपूर्ण जड़ी बूटियों का परिचय, पहचान, उत्पादन व उनके द्वारा स्वास्थ्य संरक्षण। 1 से 2 पर मध्याह्न अवकाश। 2 से 3:15 गर्भवती महिलाओं एवं शिशुओं का स्वास्थ्य, गर्भवती महिलाओं की देखभाल, शिशु की गर्भ से ही देखभाल, सुरक्षित प्रसव व जच्चा बच्चा की देखभाल, प्रसव उपरांत देखभाल। 3:15 से 4:30 स्वस्थ जीवनचर्या के स्वास्थ्य, कमजोरी व बीमारी का कारण, उत्तम स्वास्थ्य के 4 सूत्र, खाद्य पदार्थ का चुनाव, खाने का तरीका, उचित परिश्रम, अव्यवस्था से बचाव, संयम। 6:30 से 8 सायं प्रशिक्षण पर सामान्य चर्चा प्रश्नोत्तरी के रूप में। सप्तम दिवस 7 से 8 प्रातः प्रशिक्षणोपरांत क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की भूमिका, दायित्व व रिपोर्ट, प्रेषण संबंधी जानकारी। 8:30 से 12 प्रशिक्षणार्थियों का प्रशिक्षण संबंधी मूल्यांकन, विदाई। साधना की महत्ता और व्यवस्था। समग्र शिक्षा वह है जिसमें न केवल भौतिक जगत के विभिन्न विषयों की जानकारियां मिले, वरन व्यक्तित्व के सर्वतोमुखी विकास में काम आने वाला मार्गदर्शन भी सम्मिलित हो। जीवन के साथ जुड़े हुए प्रश्नों का समाधान और प्रगति पथ पर निरंतर अग्रगमन के लिए प्रेरणाप्रद प्रकाश भी उपलब्ध होता हो। विद्या को इसी दृष्टि से अमृत कहा है कि यदि वह सही और सार्थक हो तो उसके सहारे कल्प वृक्ष की तरह सभी अभिष्ट हस्तगत होते रह सकते हैं। प्राचीन काल में गुरुकुलों, अरण्यकों एवं तीर्थ क्षेत्रों में बने ऋषि आश्रमों में ऐसी व्यवस्था रहती थी। उनमें हर आयु के भावनाशील शिक्षार्थी पहुंचते थे और मनुष्य शरीर में देवत्व का बड़ा चढ़ा अनुपात लेकर वापस लौटते थे। ऐसी शिक्षण संस्थाओं को नर रत्नों की खदान कहकर गौरवान्वित किया जाता था। नालंदा और तक्षशिला विश्वविद्यालय इसी स्तर के थे। बौद्ध विहारों और संघारामों में भी ऐसी ही व्यवस्था थी। इसी प्रभाव से धरती पर स्वर्ग का अवतरण होना और मनुष्य में देवत्व की झलक मिलना सर्वत्र संभव बना रहा। उस ऋषि वर्चस्व प्रधान समय को सतयुग कहा जाता रहा। इसी प्राचीन शिक्षा प्रक्रिया के सारे तत्व लेकर अपने स्वल्प साधनों के अनुरूप शांति कुंज को एक सामयिक शिक्षण एवं साधना केंद्र के रूप में विनिर्मित किया गया है। गंगा की गोद, हिमालय की छाया, सप्त ऋषियों की तपोभूमि आदि प्राचीन काल से संचित अनेकानेक आध्यात्मिक संस्कारों के अतिरिक्त अखंड अग्नि में नित्य यज्ञ, शांति कुंज की स्थापना से अभी तक विविध साधना सत्रों के माध्यम से लाखों साधकों द्वारा की गई साधना की ऊर्जा
1926 से प्रज्वलित अखंड दीपक, जिसके सामने परम पूज्य गुरुदेव ने 24-24 लक्ष के 24 महापुरुष चरण संपन्न किए, अखंड गायत्री जप, हिमालय की ऋषि सत्ता का दिव्य संरक्षण तथा परम पूज्य गुरुदेव एवं वंदनीय माताजी द्वारा की गई कठोर तपश्चर्या से यह स्थान अनुप्राणित है। इस प्रकार की विशेषताओं के कारण यह स्थान ऐसा है जहां सामान्य लोगों द्वारा सामान्य ढंग से की गई साधनाएं भी विशिष्ट फल प्रदान करती है। शांति कुंज में अनेकानेक भौतिक विषयों पर पढ़ाने की व्यवस्था तो नहीं की गई है, क्योंकि उनके लिए सरकारी गैर सरकारी स्तर पर सभी जगह व्यवस्थाएं हैं। संजीवनी विद्या, जीवन जीने की कला का हर पक्ष जिसमें सम्मिलित रहे, ऐसे प्रशिक्षण की व्यवस्था यहाँ पर बनाई गई है। प्रस्तुत योजना के अनुसार मुख्य रूप से 2 प्रकार के सत्र चलते हैं, एक साधना प्रदान, दूसरा प्रशिक्षण प्रदान। साधना प्रदान सत्रों के अंतर्गत इन दिनों 2 प्रकार के सत्र चल रहे हैं। 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र। ये सत्र प्रतिमाह 1 से 9, 11 से 19, 21 से 29 की तिथियों में अनवरत चलते हैं, जिनमें 24,000 गायत्री मंत्र का लघु अनुष्ठान संपन्न कराया जाता है। प्रातः सर्दियों में 4 बजे, गर्मियों में 3:30 बजे जागरण से दिनचर्या प्रारंभ होती है। दोनों समय प्रार्थना एवं आरती, त्रिकाल संध्या एवं 3 बार सत्संग के अतिरिक्त नित्य यज्ञ, अखंड दीप के दर्शन का नियमित क्रम रहता है। साथ ही साथ 30 माला प्रतिदिन के हिसाब से गायत्री मंत्र का जप किया जाता है। पूर्व संध्या अर्थात 10, 20 एवं 30, 31 तारीख को अनुष्ठान का संकल्प कराया जाता है, जिसमें साधना का उद्देश्य, आश्रम के अनुशासन एवं दिनचर्या समझाई जाती है। 9वें अथवा 9, 19 एवं 29 तारीख को प्रातः 10 बजे सत्र का समापन एवं विदाई हो जाती है। अनुष्ठान काल में एक समय भोजन करने एवं दिन भर व्यस्त रहने की दिनचर्या हो रहती है। इसीलिए इन सत्रों में उन्हीं को आना चाहिए जिनकी शारीरिक मानसिक स्थिति साधना के अनुकूल हो। न्यूनतम 1 घंटा कमर सीधी करके बैठने एवं 5 से 11 माला जप करने का अभ्यास हो। संभव हो तो 9 दिवसीय सत्र करने के पूर्व 2-4 दिनों के लिए तीर्थ क्षेत्र में आकर दिनचर्या, अनुशासन एवं साधना का अभ्यास कर ले। सत्र की तिथि से 2 महीने पूर्व आवेदन करें। न्यूनतम आयु 15 वर्ष हो। केवल संख्या लिख देने से स्वीकृति भेजना संभव न होगा। पत्र व्यवहार का पता स्पष्ट हो। आवेदन पत्र का प्रारूप अंत में दिया गया है। अंत ऊर्जा जागरण साधना सत्र। अंत ऊर्जा जागरण साधना सत्र दूसरे प्रकार के साधना सत्र 5 दिवसीय होते हैं, जिन्हें अंत ऊर्जा जागरण सत्र कहते हैं। ये सत्र प्रायः दीपावली के बाद से चैत्र नवरात्रि के पूर्व तक प्रतिमाह 1 से 5 तारीख, 6 से 10 तारीख, 11 से 15, 16 से 20, 21 से 25 एवं 26 से 30 की तिथियों में चलते हैं। 26 दिसंबर से 5 जनवरी वसंत पंचमी एवं ग्रीष्म ऋतु में सत्र नहीं होते हैं। साधना की तिथि से 1 दिन पूर्व दोपहर तक पहुंचकर पंजीयन एवं अभ्यास अनुशासन गोष्ठी में सम्मिलित होना पड़ता है। यह विशेष प्रकार का सत्र है। इसमें 5 दिन तक एक ही कमरे में अकेले मौन रहना होता है एवं निर्धारित साधनाएं करनी होती है। अंत ऊर्जा जागरण की साधना प्रकारांतर से पंचकोशों के जागरण की उच्च स्तरीय गायत्री साधना है। इसमें अन्नमय कोश का परिष्कार विशेष हविष्यान्न का आहार होता है, तो सोहम साधना एवं प्राणायाम प्राणमय कोश के जागरण की प्रक्रिया संपन्न करते हैं। त्राटक साधना बिंदु योग मनोयोग कोश की जागृति में सहायक बनती है। आत्मबोध, तत्वबोध एवं दर्पण साधना से ज्ञानमय कोश जागृत होता है। स्वाध्याय तथा पूज्यवर की अमृतवाणी
इसको और पोषण देते हैं। नाद योग एवं खेचरी मुद्रा की साधना से आनंदमय कोश जागृत होता है। प्रातः जागरण से रात्रि शयन तक निर्धारित सभी साधनाएं संपन्न कराई जाती है, जिनके निर्देश साउंड सिस्टम द्वारा कमरे में ही मिलते हैं। भोजन दोनों समय कमरे में मिलता है। यह साधना अपेक्षाकृत कठिन है, अतः ऐसे ही लोगों को स्वीकृति दी जाती है जो शारीरिक मानसिक रूप से स्वस्थ एवं साधना करने की स्थिति में हो, जो कम से कम एक संजीवनी साधना 9 दिवसीय सत्र संपन्न कर चुके हों एवं मिशन के किसी अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रहे हो, वे ही परिजन अंत ऊर्जा जागरण साधना सत्र के लिए आवेदन करें। आवेदन पत्र में ही नियमित समयदान व अंशदान कितना कर रहे हैं कॉलम जोड़ ले। पासपोर्ट साइज की फोटो के साथ आवेदन करें। परिजनों की संख्या अधिक होने के कारण सत्र में प्रवेश केवल एक बार ही संभव है। युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्र। युग शिल्पी प्रशिक्षण सत्र बाल्यावस्था में से सुसंस्कारिता का शिक्षण देने वाले गुरुकुलों का स्थान आजकल सरकारी विद्यालयों ने ले लिया है। इनमें बौद्धिक विकास के लिए ढेर सारे विषयों की पढ़ाई तो होती है, किंतु उसका व्यवहारिक जीवन से कोई तालमेल नहीं होता। युग शिल्पी एक मासीय सत्र के अंतर्गत विद्यार्थियों के समग्र विकास की दिनचर्या का निर्धारण होता है। इसमें सत प्रवृत्ति संवर्धन व दुष्प्रवृत्ति उन्मूलन, जनमानस के परिष्कार एवं लोक शिक्षण की रूपरेखा समझाई जाती है। गुरुकुल प्रणाली की तरह वर्षों तक चलने वाली शिक्षण प्रक्रिया समयाभाव एवं स्थान अभाव के कारण उतने लंबे समय तक तो संभव नहीं है, किंतु 1 मास के अंतर्गत उन सभी का बीजारोपण हो जाता है, जो समय आने पर फलती फूलती एवं व्यक्तित्व को गौरवान्वित करती है। ये सत्र प्रतिमा 1 से 29 की तिथियों में चलते हैं। युग शिल्पी सत्र के लिए वे लोग ही आवेदन करें जो एक शांति कुंज में न्यूनतम एक 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्र संपन्न कर चुके हों, या दूसरा अपने स्तर पर एक अनुष्ठान कर चुके हों एवं मिशन के कार्यों में सहयोग दे रहे हों। ऋषियों के विचारों को जन जन में फैलाने के लिए संभाषण कला, ढपली बजाकर प्रेरणा गीतों का गायन, यज्ञ एवं विभिन्न प्रकार के संस्कारों के प्रेरक कर्मकांड कराना, स्वास्थ्य संरक्षण एवं बेकरी, अगरबत्ती, मोमबत्ती, स्क्रीन प्रिंटिंग, प्लास्टिक मोल्डिंग, लेमिनेशन, बागवानी, फल संरक्षण जैसे कुटीर उद्योगों का प्रशिक्षण भी इसमें दिया जाता है। परिव्राजक प्रशिक्षण सत्र जन जन में विद्या विस्तार हेतु व्यक्तिगत संपन्न शिक्षकों के निर्माण के लिए ऋषियों ने आरण्यक परंपरा का प्रचलन किया था। महर्षि अगस्त्य की वेदपुरी ऋषि भारद्वाज की प्रयाग स्थिति प्रशिक्षणशाला तथा विश्वामित्र के सिद्धाश्रम ने व्यक्तियों को गढ़कर समय की मांग को पूरा किया था। तक्षशिला से निकले स्नातकों ने चाणक्य के इशारे पर जागरण की लहर फैलाकर बृहत्तर भारत की संरचना की, तो कुमारिल भट्ट नालंदा में गढ़े गए, जिनकी रखी गई नींव पर शंकराचार्य ने सांस्कृतिक क्रांति का भवन निर्मित किया। ऐसा ही दिव्य आरण्यक यहाँ पर स्थापित है, जिसमें लोक सेवी परिव्राजकों का परीक्षण होता है। युग शिल्पी सत्र के दौरान व्यक्तित्व का निर्माण किया जाता है, तो परिव्राजक सत्र के अंतर्गत व्यक्तित्व का प्रतिमा का लोकहित में समर्पण करना होता है। शिक्षण प्रक्रिया युग शिल्पी जैसी ही होती है, किंतु अतिरिक्त विषय के रूप में जनसंपर्क से लेकर शक्तिपीठ की व्यवस्था परक अन्य नई जानकारियां विस्तार से दी जाती है। लोक सेवियों की आचार संहिता, आरती, पूजा, मूर्ति श्रृंगार, देवालय प्रबंधन, उद्यानिकी एवं सभी संस्कारों का व्यवहारिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। जिन्होंने युग शिल्पी सत्र सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया है तथा न्यूनतम 3 माह का समय समाज सेवा के लिए देना चाहते हैं, वे ही परिव्राजक सत्र के लिए आवेदन करें।
प्रशिक्षण के दौरान होने वाला व्यक्तिगत खर्च एवं मार्ग व्यय साथ में लाएं। यह सत्र प्रतिमाह 1 से 28 की तिथियों में चलते हैं। वयस्क व्यक्ति की आवेदन करें, अकेली महिलाएं आवेदन न करें। रचनात्मक सत्र मिशन के रचनात्मक अभियान के अंतर्गत स्वावलंबी ग्राम्य विकास का 9 दिवसीय एक प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक माह नियमित रूप से चलता है। शांति कुंज ने ग्राम विकास आंदोलन जो युग निर्माण के अगले चरण के रूप में प्रारंभ किया है, इसका लक्ष्य राष्ट्र के बहुसंख्यक समाज ग्रामीण जनता को अभाव पीड़ा से छुटकारा दिलाकर सुख समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ाने के लिए कारगर तंत्र खड़ा है। इसकी तिथि प्रतिमाह 29 से 7 रहती है। यह प्रशिक्षण उन परिजनों कार्यकर्ताओं के लिए है जो 9 दिवसीय साधना सत्र तथा 1 माह का युग शिल्पी सत्र किए हुए हैं तथा एक गांव को गोद लेकर उसे स्वावलंबी बनाने के लिए सप्ताह में कम से कम 1 दिन का समय लगाकर कार्य करने में रुचि रखते हैं। सत्र में प्रवेश के लिए रचनात्मक प्रकोष्ठ से निर्धारित प्रारूप पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी भेजकर पूर्व स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। 45 दिवसीय लोकसेवी स्वावलंबी ग्राम्य विकास प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक गांव एक छोटे से तीर्थ के रूप में विकसित हो, जो संस्कार युक्त, व्यसन मुक्त, स्वच्छ, स्वस्थ, शिक्षित, स्वावलंबी एवं सहकार सहयोग से भरा पूरा हो। इस हेतु 45 दिवसीय प्रशिक्षण सत्र जनवरी, मार्च, जुलाई, सितंबर एवं नवंबर माह की पहली तारीख से प्रारंभ होते हैं। यह प्रशिक्षण केवल लोकसेवी कार्यकर्ताओं के लिए है जो यज्ञ एवं दीप यज्ञ संपन्न करा लेते हों तथा सत्र उपरांत न्यूनतम 3 माह का समयदान देने की स्थिति में हो। 10वीं कक्षा उत्तीर्ण, उम्र 21 से 60 वर्ष, शांति कुंज का 1 मासीय युग शिल्पी सत्र तथा परिव्राजक सत्र अथवा युग निर्माण विद्यालय से 1 वर्षीय कोर्स कर चुके हों, ऐसे परिजन अपना विवरण भेजकर आवेदन पत्र शांति कुंज हरिद्वार से मंगा लें। सत्र में अनुमति पत्र मिलने पर साक्षात्कार के पश्चात प्रशिक्षण सत्र में प्रवेश संभव होगा। समय समय पर सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं, कॉरपोरेट सेक्टर के अधिकारियों, प्रबंधकों व कर्मचारियों के नैतिक प्रशिक्षण सत्र तथा अन्य विशेष सत्रों का भी आयोजन होता रहता है। शिविरार्थियों के लिए आवास, भोजन एवं प्रशिक्षण आदि की निःशुल्क व्यवस्था है। यह क्रम इसीलिए रखा गया है कि गरीब अमीर सभी इसी प्रक्रिया से लाभान्वित हो सके। किसी को आर्थिक कठिनाई के कारण इसे सुयोग से वंचित न रहना पड़े। जिनकी सामर्थ्य है और वे श्रद्धा अनुसार उदारता पूर्वक सहयोग स्वरूप कुछ देना चाहते हैं तो उसे सहर्ष सम्मान के साथ स्वीकार कर लिया जाता है। भावनाशीलों की इस उदारता से ही आश्रम की व्यवस्था चलती है। महिलाएं अकेली न आएं, छोटे बच्चे को साथ भी न लाएं, उनके कारण ध्यान बंटता है और प्रशिक्षण पूरा करने में अड़चन आती है। वृद्ध जिनका शरीर श्रम साध्य दिनचर्या का निर्वाह नहीं कर सकता, उन्हें भी नहीं आना चाहिए। बच्चे, बूढ़े, बीमार, नशा करने वाले, आलसी, प्रमादी व्यक्तियों को सत्र में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। किसी भी जाति के व्यक्ति, शिक्षित नर नारी समान रूप से सम्मिलित हो सकते हैं। जेवर पहनकर तथा कीमती वस्तुएं साथ लेकर किसी को भी नहीं आना चाहिए। हरिद्वार में अधिक सर्दी होने जैसा भय किसी को नहीं करना चाहिए। उत्तर भारत में साधारण स्थानों पर दिल्ली, हरियाणा क्षेत्र जैसी ठंड यहाँ भी पड़ती है। इतना अवश्य है कि गर्म कपड़ों की आवश्यकता अक्टूबर से मार्च तक पड़ती है। रजाई गद्दे किराए पर यहाँ पर उपलब्ध हो जाते हैं। जिन्हें गर्म पानी से नहाने का अभ्यास है, उनके लिए उसका भी प्रबंध हो जाता है। विशेष ज्ञातव्य: किसी भी सत्र में आने से पूर्व सत्र की अनुमति लेना अनिवार्य है। आने वाले परिजनों की केवल संख्या लिख देने भर से स्वीकृति भेजना संभव नहीं है। आवेदन पत्र स्पष्ट अक्षरों में भरकर भेजें। पत्र भेजने वाले परिजनों को स्वीकृति न मिलने पर काफी निराशा होती है। स्वीकृति पत्र प्राप्त न होने के कई कारण हैं, जैसे पत्र का विलंब से मिलना, स्थान का भर जाना, पत्र में पता का न लिखना, अधूरा लिखना या खराब लिखावट के कारण पत्र का न पढ़ा जाना। अतः अपना पता स्पष्ट अक्षरों में और पूरा लिखें। कभी कभी डाक विभाग की गड़बड़ी में भी पत्र प्राप्त नहीं हो पाते हैं। पत्र भेजने के महीने भर पश्चात
स्वीकृति पत्र न मिलने पर फोन नंबर 01334260602 एक्सटेंशन 188 से संपर्क करें। जो परिजन तीर्थ सेवन या विभिन्न प्रकार के संस्कार, पुंसवन, नामकरण, अन्नप्राशन, मुंडन, विद्यारंभ एवं दीक्षा कराने के उद्देश्य से 2-3 दिनों के लिए आना चाहते हैं, वे कभी भी आ सकते हैं। पूर्व सूचना भेज दें। कमरे की बुकिंग पहले से नहीं होती है। आगंतुकों की संख्या के आधार पर ठहरने की व्यवस्था अलग से या सामूहिक रूप से होती है। गर्मी के महीने में संख्या अधिक होने के कारण आवास या अन्य सुविधाएं हो सकती है। अतः जो लोग अन्य महीनों में सत्र कर सकते हैं, वे मई से अश्विन नवरात्र तक के सत्रों के लिए आवेदन न करें। शांतिकुंज रेलवे स्टेशन बस स्टेशन से प्राय 7 किलोमीटर दूर ऋषिकेश रोड पर सप्त सरोवर क्षेत्र में अवस्थित है। पूरा विक्रम 100 रुपये या प्राय 10 रुपये प्रति सवारी चार्ज करते हैं। आवेदन पत्र अलग अलग शिविरों के लिए अलग अलग प्रकार से हरिद्वार से मंगवाए जाते हैं, जैसे 9 दिवसीय, शिल्प क्षत्रिय, परिव्राजक आदि। हमारे गायत्री तीर्थ शांति कुंज हरिद्वार से आवेदन पत्र मंगाया जाता है। यहाँ आश्रम की दिनचर्या नीचे मुताबिक होती है। दैनिक कार्यक्रम होते हैं और 1-2 सेशन होते हैं, अप्रैल से सितंबर और अक्टूबर से मार्च। जागरण, प्रार्थना, दैनिक कार्य, उपासना, आरती 3:30 बजे प्रातः काल में और अक्टूबर से मार्च में 4 बजे। सब आधा घंटा पीछे रहता है अक्टूबर से मार्च के लिए। प्रातः आरती 4 बजे, 4:30 बजे। प्रातः ध्यान सामूहिक जाप 4:30 और अक्टूबर से मार्च में 5 बजे। अखंड दीप दर्शन ऋषि युग्म की चरण पादुकाओं का प्रणाम 5:15 तो अक्टूबर से मार्च में 5:45। सामूहिक यज्ञ एवं समस्त संस्कार, योग, व्यायाम, प्राणायाम, प्रातः सत्संग प्रवचन 8 बजे और उसमें भी 8 बजे। अब सब भोजन प्रसाद 9:30 बजे, 9:30 बजे। दीप दर्शन एवं गुरुसत्ता की चरण पादुकाओं को नमन 12:30 से 3, 12:30 से 3। ज्योति अवतरण साधना 1:30 से 1:30। मध्याह्न कक्षा गोष्ठी 2 बजे। सामूहिक श्रमदान 3:30 बजे। सायंकाली भोजन 4:30। सायंकालीन आरती 5 बजे। नाद योग साधना 6 बजे। संकीर्तन, कथा, वीडियो कक्षाएं 6:15 को और रात्रि विश्राम 9 बजे। नोट: संस्कार, दीक्षा, देव स्थापना एवं तीर्थ में श्राद्ध तर्पण हेतु संस्कार प्रकोष्ठ से संपर्क करें। कृपया ध्यान दें। 1. अपनी नकदी व कीमती सामान अमानती कक्ष में जमा कराएं। बाहर जाते समय कक्ष में ताला लगाएं व स्वागत कक्ष को सूचित करें। मोबाइल आदि की सुरक्षा स्वयं करें। कीमती आभूषण न पहने एवं अपने सामान का ख्याल रखें। अपरिचित व्यक्तियों से अधिक मेलजोल न बढ़ाएं। भीड़ के दिनों में आगंतुकों के साथ असामाजिक तत्वों का छद्म रूप से प्रवेश हो सकते हैं। इनसे सतर्क रहें व शंका होने पर अवश्य सूचित करें। खोए पाए की सूचना मुख्य कार्यालय में अवश्य दें। आश्रम की दिनचर्या का पालन करें। गंगा में स्नान हेतु किनारे पर बैठकर या रस्सी पकड़कर ही नहाएं। बहाव तेज होता है, न गहरे पानी में उतरे, न तैरने का प्रयास करें। वहां अक्सर दुर्घटनाएं हो जाती है। विकास क्रम, स्थान क्रम पढ़ने से गायत्री नगर की नई जमीन खरीदी गई ऐसे एवं उसमें देव मानवों को बसने के लिए आमंत्रित किया गया। नगर का निर्माण एवं जड़ी बूटी उद्यान लगाना आरंभ कर दिया गया है। नगर का निर्माण एवं जड़ी बूटी उद्यान लगाना आरंभ कर दिया गया है। 1976 से 80 तक का समय ब्रह्म वर्चस्व की स्थापना, निर्माण तथा गायत्री नगर के गायत्री तीर्थ के रूप में स्थापित होने का रहा। सभी ऋषियों की गतिविधियों के अनुरूप यहाँ उनसे संबंधित गतिविधियां भी आरंभ कर दी गई है। भागीरथ परंपरा में ज्ञान गंगा का विस्तार, चरक परंपरा में दुर्लभ वनौषधियों का आरोपण व उन पर प्रयोग परीक्षण, व्यास परंपरा में युग साहित्य के साथ साथ चरम खंडों के प्रज्ञा पुराण का सृजन, नारद परंपरा में संगीत के माध्यम से जन जन की भावनाओं को तरंगित करने का प्रशिक्षण, सामर्थ्य गुरु रामदास आद्य शंकराचार्य परंपरा में 5 केंद्रीय संस्थानों के अतिरिक्त 2400 प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना, पतंजलि परंपरा में प्राण प्रत्यावर्तन एवं प्रज्ञा योग की साधना द्वारा योग मार्गदर्शन को व्यवहारिक रूप प्रदान करना, विश्वामित्र परंपरा में प्राण प्रत्यावर्तन, प्रज्ञा
व्यवहारिक रूप प्रदान करना, शंकराचार्य परंपरा में सिद्धपीठ की स्थापना कर संजीवनी विद्या का प्रशिक्षण, नवयुग की पृष्ठभूमि का निर्माण, पिपलाद परंपरा में संस्कारी आहार के माध्यम से कल्प साधना, सूत सौनक परंपरा से रामचरितमानस की प्रगतिशील प्रेरणा व गीता कथा, प्रज्ञा पुराण कथा द्वारा समागमों का आयोजन व लोक शिक्षण, ये कुछ महत्वपूर्ण स्थापनाएं ऐसी थी जिनसे गायत्री तीर्थ को संस्कारित किया गया है। वैशेषिक कणाद परंपरा में आध्यात्म विज्ञान के समन्वय के अनुसंधान हेतु ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना जून 1979 में की गई, जो कि अपने समय का एक भागीरथी पुरुषार्थ है। भव्य निर्माण, मठ, मंदिर तो अनेकों बने हुए हैं, वह बनते रहते हैं, किंतु उनकी सार्थकता अभी है जब उनमें काम करने वाले प्राणवान हों, किसी श्रेष्ठ उद्देश्य के साथ जुड़े हुए हों। यह चिंतन तपस्वी, मनस्वी, ऋषि प्रवर के मन को सदैव मत्ता रहा कि समाज में जो सत्प्रवृत्तियां फैलानी है, दुष्प्रवृत्तियों के बाहुल्य से मोर्चा लेना है, उसके लिए जिस तरह के व्यक्तियों की आवश्यकता पड़ेगी, उन्हें उपयुक्त वातावरण में श्रेष्ठ स्तर का शिक्षण भी देना पड़ेगा। उनकी सुसंस्कारित तभी अंकुरित पल्लवित होगी जब उन्हें उर्वर भूमि में सभी अनुकूल परिस्थितियां मिले। अखंड ज्योति परिवार की स्थापना एक साधारण मनोरंजन करने वाली पत्रिका के सदस्यों का परिवार बनाने के लिए नहीं की गई है, अपितु इससे संपर्क में आने वाली हर संस्कारवान आत्मा को सत्य परामर्श व स्वाध्याय हेतु श्रेष्ठतम पाठ्य सामग्री प्रदान की गई थी। जो साहित्य विगत 50 वर्षों में पूज्य गुरुदेव ने लिखा वह युग साहित्य कहलाया, जिसमें सामयिक समस्याओं का समाधान व उलझनों का हल परिस्थितियों के अनुरूप किया गया था। गायत्री नगर को युग शिल्पियों को प्रशिक्षण संस्थान बनाया। बौद्ध विहारों और संध्यारामों जैसा मात्र बसने के लिए, समय गुजारने के लिए धर्मशाला नहीं बनाई गई, अपितु सांचे की भूमिका निभा सकने वाले प्राणवानों को जो स्वयं दाई बन सके व दूसरों को भी अपने जैसा बना सके, टीचर्स, ट्रेनर, शिक्षकों के भी अध्यापक की भूमिका निभा सके, ऐसा प्रतिभाओं को रहने हेतु आमंत्रित किया गया। ऐसे प्राणवान आत्मनिर्माण और लोक कल्याण की दोहरी साधना साथ साथ कर सके, इसलिए उन्हें परमार्थ कार्य में नियोजित होने को आमंत्रण किया गया। इसके लिए पूज्य गुरुदेव ने शर्त रखी कि जो अपनी भौतिक महत्वाकांक्षाओं को नियंत्रित कर ब्राह्मणोचित निर्वाह में तपोमय जीवन जी सके तथा परमार्थ हेतु अपना 12 से 18 घंटे का श्रम समाज के नवनिर्माण हेतु लगा सके, वे ही आए। कहना न होगा कि जो भी आए उन्हें पूरी कसौटी पर कसकर प्रशिक्षण प्रक्रिया से गुजरने के बाद रहने का अवसर दिया गया है एवं उन्होंने गुरुदेव की इच्छा को पूर्ण करते हुए अपने पद, सम्मान, वैभव को लात मारकर यहाँ का सीधा सरल जीवन स्वीकार किया। पूज्य गुरुदेव के निर्देशों के अनुरूप स्वयं के जीवन को, अपने परिवार को ढाला एवं देखते देखते उच्च शिक्षित प्रतिभावन 250 व्यक्तियों का एक देव परिवार यहाँ बस गया। यह एक संयोग मात्र नहीं है कि जिस ब्रह्मवर्चस्व के रूप में 24 गायत्री प्रतिमाओं से सज्जित केंद्रीय शक्तिपीठ का उद्घाटन हुआ, जिसमें प्रयोगशाला व दार्शनिक शोध ग्रंथालय जुड़े थे, ठीक इसी वर्ष गुरुदेव को चिंतन क्षेत्र में एक नया चक्रवात घूम रहा था। वह था केंद्र में प्रशिक्षित किए जा रहे संवैधानिक परिव्राजकों के माध्यम से पूरे भारत में फैले सत्प्रवृत्ति संवर्धन के कार्य का धर्मतंत्र से लोक शिक्षण रूपी महत्वपूर्ण कार्यक्रम का सुनियोजित विवेक केंद्रीकरण। इसके लिए वसंत पंचमी, उनके आध्यात्मिक जन्म दिवस पर एक महत्वपूर्ण संदेश आया। वह था नवचेतना के निर्जर केंद्रों के रूप में प्रज्ञा संस्थानों की स्थापना का। यह वर्ष था सन 1979 का व युग निर्माण योजना को प्रारंभ हुए 25 वर्ष हो चुके थे। अतः उसका यह रजत जयंती वर्ष था। मात्र प्रतिपादन ही नहीं, अंतराल में सद्भावनाओं को जगाने के लिए एक विशाल या ज्ञान यज्ञ की आवश्यकता को देखते हुए 2400 संस्थानों पर प्रज्ञा संस्थान शक्तिपीठ या गायत्री तीर्थ स्थापित करने का निश्चय कर लिया गया। वर्तमान में 3308 गायत्री शक्तिपीठ, 9814 गायत्री प्रज्ञापीठ, 51,340 प्रज्ञा मंडल, 63,818 महिला मंडल, 48,811 योग सैनिक केंद्र पूरे विश्व में कार्य कर रहे हैं। शक्तिपीठों भी प्रांत विहार बोरा ये से गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कुल मिलाकर 1891 शक्तिपीठें तैयार हो चुकी है और 1470
1417 निर्माणाधीन है। गायत्री शक्तिपीठ चैतन्य तीर्थ धर्मतंत्र की दिशा। परम पूज्य गुरुदेव ने राष्ट्र के नवनिर्माण के लिए जीवंत और जागृत शक्तिपीठों के निर्माण के संकल्प की घोषणा सन 1979 के वसंत पर्व पर की थी, लेकिन समाज में समग्र परिवर्तन की आवश्यकता के लिए सांस्कृतिक चेतना के पुनर्जागरण की आवश्यकता वे बहुत पहले से ही बताते रहे। उनका स्पष्ट मानना था कि लोगों की मान्यता, विचार और भावनाओं को बदलने से ही युग परिवर्तन का संकल्प पूरा हो सकेगा और यह कार्य धर्मतंत्र के माध्यम से ही भली भांति पूरा हो सकता है। यदि हमें समाज को बदलना है तो धर्मतंत्र की दिशाधारा को बदलना होगा। गुरुदेव ने स्वयं लिखा है कि भारतीय संस्कृति के वे प्रकाश दीप जो दूर दूर तक धर्म की शुभ्र किरणें फैलाते रहे, ये देव मंदिर ही हो सकते हैं। भगवान को साक्षी रखकर दुष्प्रवृत्तियों से बचाने और सन्मार्ग को अपनाने की प्रेरणा धर्म सेवी पुरोहितों के लिए ही नहीं, उन धर्म संस्थानों से संबंध रखने वाले सामान्य जन समाज के लिए भी पथ प्रदर्शक होती है। यह व्यवस्था ठीक प्रकार चलने लगे। मंदिरों में पूजा करने वाले अपने नित्य नियम साधना क्रम के अतिरिक्त अपना धर्म प्रचार करने एवं धर्म प्रवृत्तियों के संचालन की जिम्मेदारी का अनुभव करें और उनकी पूर्ति के प्राणपण से जुटे रहे, तो हमें उन संख्या से भी 3 गुनी संख्या में धर्म सेवक मिल सकते हैं, जितनों के बल पर ईसाइयों ने गत 150 वर्षों से समस्त संसार की लगभग आधी जनसंख्या को ईसाई बना लिया। आज पुजारी लोग केवल यह कोशिश करते हैं कि उन्हें जनता से अधिक पैसे प्राप्त होते रहे। इसके लिए वे अन्य मंदिरों की प्रतिमाओं की अपेक्षा अपने मंदिर की मूर्ति को अधिक चमत्कारी बताते रहते हैं। जो भक्त इस मूर्ति को जितना अधिक भोग प्रसाद वस्त्र आभूषण चढ़ावेगा, उसे उतनी ही दैवी कृपा करने वालों के आर्थिक स्वार्थ की पुष्टि होती रहेगी। वे लोग धर्म सेवा के अपने मूलभूत कर्तव्य को एक प्रकार से त्याग बैठे हैं और उसके लिए जोर देने वाले को अपना अपमान करने वाला बताते हैं। मंदिरों में आए दिन जिन भ्रष्टाचारों की खबर आती रहती है, उनसे जनता में अश्रद्धा भी बढ़ती रही। वहां कोई धर्म प्रवृत्ति जीवित न रहने से केवल प्रतिमा को स्नान भोजन करा देने मात्र तक सीमित कार्यक्रम रहने के कारण अरुचि एवं उपेक्षा तो पहले से लोगों को होने लगी थी। मंदिरों के संचालक इस दिशा में कोई उत्साह नहीं दिखाना चाहते थे। वे कुछ भी हेर फेर करने से, देवता या पुजारी के नाराज होने से, कोई अनिष्ट हो जाने की बात सोचकर डरते थे।